नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटिकल चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। तो हमारा अध्याय 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो देखो दोस्तों, अध्याय हमारा 3rd है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परिचय। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खास खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन, भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं या असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकारी हैं या नुकसानदेह। लैंगिक मसले और राजनीति। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम दोस्तों, हमारा लैंगिक मसले और राजनीति यहाँ से शुरू करते हैं। स्त्री शक्ति का उद्घोष करता बंगाल का ये पोस्टर। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहीं कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। हाँ, अब है निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों के देखरेख की आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारा काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हैं वो ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियाँ पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटकने तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदार करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर
बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अभी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष बाल स्त्री पुरुष अनुपात 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष। ये देखो, जो पिंक कलर है वो 9,000 के आंकड़े के अकॉर्डिंग है। 1000 में से जो पिंक कलर है वो 951 से अधिक है, और ग्रीन है वहाँ 926 से 950, येलो है 901 से 925, ब्राउन है 870 से 900, और येलो हल्का येलो है 875 से कम। देखो सबसे ज़्यादा देखो केरल में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर उत्तरी पूर्वी राज्यों में, और सबसे कम कहाँ दर्शा रहे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। ये 2011 के आंकड़े हैं। पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित जिलों में कितना कम या ज़्यादा पाते हैं? उन राज्य की पहचान जिनमें बाल लिंग अनुपात 900 से कम है। एक पुरुष मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़के को जन्म लेने से पहले ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850, कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण, उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या % में विश्व की औसत सबसे कम देखो भारत में 11.8, और सबसे ज़्यादा है नॉर्डिक देश। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
ये कोई छुपी बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.30% तक पहुंच सकी है। राज्य की विधानसभा में उनका प्रतिनिधि 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। हमने देखा पृष्ठ 44 का बुक्स। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारतीय पंचायत राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से भी ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और ये पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता हो तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन बात पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्य से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर यह बहुत गलत या खतरनाक नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे
पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिक की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। उनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि यह हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश बहुसंख्यावाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। नहीं, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसको जल्दी कंप्लीट करके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।